देवड़ा, अब अपन जो अपनी फिजिक्स का सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है 12th क्लास की का ऑप्टिक्स, वो पढ़ेंगे। और आपको पता है ऑप्टिक्स भी आपके टोटल प्रकाशिकी आपके टोटल 13 नंबर की आने वाली है, सॉरी 12 नंबर की आने वाली है। 7 मार्क्स की होगी आपकी रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी, और 5 मार्क्स की होगी आपकी वेव ऑप्टिक्स। तो ये दोनों चैप्टर काफी वेटेज रखते हैं अपना एग्जाम के लिए, तो इनको हमें ढंग से क्लियर करके चलना है। अब देखिए शुरुआत होती है अपनी ऑप्टिक्स की किससे? लाइट से, प्रकाश से। क्या होता है प्रकाश? सबसे पहली चीज तो यही है कि लाइट होती क्या है, प्रकाश होता क्या है। तो लाइट या प्रकाश वो मीडियम है जिसकी वजह से हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। एक ऐसा माध्यम जो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। जैसे कि यहाँ पे अब ये बोर्ड पे उजाला आ रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है। यदि अब ये लाइट बंद हो जाए यहाँ, तो ये बोर्ड दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारे बीच में ये मीडियम भरा हुआ है जिसकी वजह से ये बोर्ड रख रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो जो मीडियम ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है, वस्तुओं को दृष्टिगोचर बनाता है, उसे कहते हैं हम लाइट, प्रकाश। उसके बाद में इससे लाइट की भी दो फॉर्म हमें पढ़नी है। पहली फॉर्म पढ़नी है हमें रे, और दूसरी पढ़नी है वेव। क्योंकि ये लाइट काफी सारे इंसिडेंट्स, काफी सारे फिनोमेनन, काफी सारी घटनाएं प्रदर्शित करती है। जैसे कि अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, बहुत सारी घटनाएं ये प्रदर्शित करती है। तो इनमें से कुछ घटनाएं तो हम रे ऑप्टिक्स से समझते हैं किरण रूप से, और कुछ घटनाएं हम वेव फॉर्म से समझते हैं तरंग रूप से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम रे ऑप्टिक्स की, किरण प्रकाशिकी की, और ये आपको 7 नंबर की आने वाली है। इसके शुरुआत में ही आपको कुछ घटनाएं देखनी होंगी प्रकाश की, जिनको हम इससे एक्सप्लेन करने वाले हैं, इनसे व्याख्या करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं रे ऑप्टिक्स की। किरण प्रकाशिकी। और इसमें जो सबसे पहली घटना हमें देखने योग्य है वो है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन? परावर्तन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए हम कोई पृथककारी तल लेते हैं। ये कोई सरफेस है और इधर से प्रकाश की किरण आती है, यहां पर आकर के वो टकराती है। इस सरफेस के ऊपर हमने एक नॉर्मल लिया, ये अभिलंब लिया, और यहां से टकराने के बाद में वो कुछ ऐसे चली जाती है। ये होती है आपतित किरण, इंसिडेंटरी रे। ये होती है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिंग रे। ये होता है आपतन कोण, इंसिडेंटरी कोण, एक इंसिडेंटरी एंगल, और ये होता है रिफ्लेक्टिंग एंगल, परावर्तन कोण। इसके कुछ नियम हैं। आप जब देखेंगे कि परावर्तन के नियम क्या है, तो परावर्तन के कुछ नियम हैं। वो परावर्तन के नियम क्या है, तो वो हमें केवल 2 ही नियम पढ़ने। पहला नियम तो क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि जो आपतन कोण है, इंसिडेंटरी एंगल है, वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, रिफ्लेक्टिंग एंगल के इक्वल होता है। पहला नियम। तो दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, इंसिडेंटरी रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन में कैसे होते हैं वो देखना आप। ऐसा नहीं है कि सर ये तीनों इसी प्लेन में आके गिर रहे हैं, यहीं से शुरू हो रहे हैं, ये नीचे वाला जो प्लेन रखा हुआ है MN, इसी से ही ये क्लियर हो रहे हैं, यहां से ही जा रहे हैं। ये तीनों एक प्लेन में, ऐसे नहीं कहते हम कि ये जो मेरा हाथ है ये कोई परावर्तित, ये सतह है जहां से प्रकाश की किरण आती है, परावर्तित होकर के जाती है। तो इसको अच्छे से समझना आपको कि ये तीनों एक प्लेन में कैसे होते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक सतह है और ये इस पे अभिलंब हो गया, ये आपतित प्रकाश की किरण हो गई, और ये आपकी परावर्तित प्रकाश की किरण। तो कहने की बात ये है कि आप इनको देखेंगे तो ये तीनों एक ही प्लेन में दिखने चाहिए। ऐसे नहीं है कि नॉर्मल इधर गया, परावर्तित किरण इधर गई, आपतित किरण इधर से आ रही है, और तीनों अलग अलग प्लेन में ना, तीनों सेम प्लेन में होनी चाहिए, एक ही लाइन में। ये होता है आपका परावर्तन का दूसरा नियम। उसके बाद में परावर्तन किसकी वजह से होता है? तो परावर्तन होता है मिरर की वजह से, दर्पण, मिरर कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के, एक समतल और दूसरा गोलीय। समतल दर्पण हमारे घरों में लगा रहता है, जिसमें हम डेली अपना चेहरा देखते हैं, तो उसके बारे में हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। हम पढ़ेंगे यहाँ पे गोलीय दर्पण के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है? आप कोई भी गोला लेके आइए,
बड़ा सा एक स्पेयर लिया, उसको तोड़ दिया, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा निकाल लिया, उसको एक तरफ से आपने पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने के बाद में जो दूसरे वाला हिस्सा बचता है, दूसरी सरफेस बचती है, वो आपको रिफ्लेक्शन का काम करके देगी, परावर्तन का काम करके देगी। इस तरह के दर्पण को कहते हैं हम गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं दो। एक तो होता है कॉनकेव, जिसे कहते हैं हम अवतल दर्पण, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण। दोनों में फर्क क्या है? कॉनकेव मिरर में तो जो अंदर वाला भाग होता है वो परावर्तन का काम करता है और बाहर वाले को हम पॉलिश करके रखते हैं। कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स में अंदर वाले को हम पॉलिश करके रखते हैं और ये बाहर वाला जो हिस्सा है ये परावर्तन का काम करता है। ये दोनों दर्पण हो गए हमारे। उसके बाद में हम इन गोलीय दर्पणों से, इन स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ शब्दावली के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द आता है इसमें हमारे पास में, वो होता है अपर्चर, जिसे कहते हैं हम द्वारक। क्या होता है द्वारक? जो हमने मिरर तोड़ा है किसी स्फीयर में से, किसी गोले में से जो हमने हिस्सा तोड़ा है गोलीय दर्पण का, ये हिस्सा ही क्या कहलाता है हमारे पास में? अपर्चर। सपोज कीजिए ये एक मिरर है, तो ये जो हिस्सा यहां से यहां तक मैं तोड़ के लाया हूं MN, ये अपर्चर का काम करेगा, द्वारक का काम करेगा। इसका जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु, उसे कहते हैं हम पोल, ध्रुव। इस मध्य बिंदु को और इस पूरे गोले को लें हम, यदि मैं इस पूरे मिरर को बनाता हूं तो पूरा स्फीयर कुछ ऐसे बनेगा और इसका सेंटर होगा कुछ यहां पे। ये जो सेंटर होता है ये होता है कर्वेचर सेंटर। ये केंद्र कहलाता है आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को जब हम पोल से मिलाते हैं, ध्रुव से मिलाते हैं, तो ये वाली रेखा कहलाती है आपकी वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर रेडियस R। यदि हम इस वक्रता केंद्र को और इस पोल को मिला करके ऐसे एक एक्सिस खींचते हैं तो ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इस कर्वेचर और इस पोल से ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो परावर्तन के बाद में जिस बिंदु से निकलती है उस बिंदु को कहते हैं हम फोकस पॉइंट। ये हो गया हमारा फोकस बिंदु। फोकस बिंदु की इस ध्रुव से जो दूरी है ये होती है हमारी फोकल लेंथ, फोकस दूरी F। इस तरह से ये कुछ आपकी डेफिनेशंस हैं और ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको इसमें याद रखना है। अब इसके बाद में हम किसी गोलीय दर्पण से परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण से परावर्तन के लिए सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है फोकस दूरी F, फोकल लेंथ F और कर्वेचर रेडियस R में क्या संबंध होता है। सबसे पहला रिलेशन हमें यही पढ़ना है और ये रिलेशन आपके लिए मोस्ट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे से देखना है, काम में आने वाला है और पॉसिबिलिटीज है कि एग्जाम में भी आए। इसमें टोटल 3 या 4 डेरिवेशन है पूरे चैप्टर में, उनमें से एक डेरिवेशन आपको फिक्स मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम F और R में रिलेशन की। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है? तो इसके लिए मैंने एक ये दर्पण लिया, ये एक मैंने मिरर लिया, कॉनकेव मिरर, ये M है, ये N है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है जिसका ये पोल हो गया P। कोई लाइट रे आती है साहब, ये लाइट रे आई, इसको नाम दे देता हूं मैं यहाँ A, ये आके गिरी यहाँ पॉइंट B पर, उसके बाद में रिफ्लेक्ट होकर के ये जाएगी फोकस पॉइंट F से, यहां पे कहीं पे इसका कर्वेचर सेंटर है C। ये हो गया अपना डायग्राम। अब आपने 10th क्लास में जब सर्किल पढ़ा होगा वृत्त, तो वहां पढ़ा होगा किसी वृत्त के लिए यदि हम केंद्र से इस परिधि को मिलाएं और ये त्रिज्या बनाएं और इस वृत्त की परिधि पर एक स्पर्श रेखा खींचें तो इस त्रिज्या और स्पर्श रेखा, इस रेडियस और इस टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसे ही यहां पे होने वाला है। यदि ये जो लाइट रे आ रही है और यहां पे मैं एक ऐसे टेंजेंट लूं तो ये टेंजेंट जब कर्वेचर सेंटर से इस पॉइंट को हम मिलाएंगे तो ये बन गई रेडियस इस वृत्त के लिए या इस स्फीयर के लिए। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा दोनों तरफ। तो इससे एक चीज ये क्लियर होती है कि इस दर्पण के लिए, इस मिरर के लिए, ये जो मैंने सीवी लाइन खींची है ये नॉर्मल का काम करेगी अभिलंब का। अभिलंब क्या है कि जो परावर्तन करने वाली सतह है उस पर खींचा गया लंब। तो ये परावर्तन करने वाली सरफेस ये है हमारे पास में, इस पर ये हमने एक लंब खींचा है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। और अभी हमने जब
परावर्तन पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज पढ़ी थी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में बराबर कोण बनाती हैं, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, इंसिडेंसी एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल दोनों सेम होते हैं। तो ऐसे ही यहां पे होने वाला है। सपोज कीजिए कि आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी थीटा हो गया। दूसरी खास बात कि ये बन रहा है साहब जेड, तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। और किसी त्रिभुज के लिए, किसी ट्राइंगल के लिए अंदर वाले इन दोनों कोणों का जोड़ इस बाहर वाले कोण के बराबर होता है। तो ऐसे ही यहां पे एक ट्राइंगल ये रहा हमारे पास में BCF, और इसमें बाहर वाला एंगल ये रहा, बाहर वाला कोण, और ये जो बाहर वाला कोण है ये अंदर वाले दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। तो थीटा ये है, थीटा ये है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो ये हो गया हमारे पास में बाहर वाला कोण। ये हमारे पास में रे डायग्राम बना। यदि ये रे डायग्राम आपके समझ में आ रहा है, ये किरण चित्र समझ में आ रहा है, तो डेरिवेशन बहुत ही इजी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है सबसे पहले tan थीटा। लेकिन कौन से ट्राइंगल में लेना है? तो हमने ये लिया BCP ट्राइंगल में, या फिर BPC या CPB, दिख रहा होगा आपको ये वाला ट्राइंगल। इस त्रिभुज में हमने tan थीटा लगाया है साहब, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज CPB में tan थीटा अप्लाई किया, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये हो गई सामने वाली भुजा P या B, ये हो गई लंब, बटे थीटा से चिपकी हुई भुजा आधार C से लेकर P तक, ये हो गया हमारे पास में बेस। यदि थीटा बहुत छोटा हो, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो tan थीटा की वैल्यू को हम समथिंग समथिंग थीटा के इक्वल रख सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, यहां पे tan थीटा की वैल्यू को किसके इक्वल पुट करना है? थीटा की। तो tan थीटा को हटाना है और इसकी जगह पुट करना है हमें थीटा इज इक्वल टू PV अपॉन CB एज इट आ जाएगा हमारे पास में। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं हम BFP या FPB, समकोण त्रिभुज FPB में। यहां भी आपको tan थीटा अप्लाई करना है, लेकिन यहां एंगल थीटा नहीं है, यहां पे एंगल है 2 थीटा, तो आपको अप्लाई करना है tan 2 थीटा बराबर वही लंब बटे आधार। लंब क्या है यहां पर? तो थीटा के सामने वाली भुजा ये रही लंब, P से लेकर B तक, तो ये हो गई लंब PB बटे बेस आधार हो गया F से लेकर P तक FP, वही सेम। थीटा बहुत छोटा है, 2 थीटा भी बहुत छोटा है, तो tan 2 थीटा को हम समथिंग समथिंग 2 थीटा के इक्वल पुट कर सकते हैं, और 2 थीटा बराबर हो गया किसके? PV अपॉन FP के। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से देखिए थीटा की वैल्यू ये रही, तो 2 तो एज इट इनटू थीटा की वैल्यू ये वाली पुट करनी है, PV अपॉन CP इज इक्वल टू, इधर है हमारे पास में PV अपॉन FP, और PV से PV कैंसिल आउट, FP इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, CP उधर जाके, दो ऐसे के ऐसे ही FP इधर आ गया, FP बराबर CP उधर पहुंच गया। FP की डिस्टेंस कितनी है? पॉइंट F से P की डिस्टेंस ये हो गई फोकल लेंथ F, 2 इंटू F। CP की डिस्टेंस कितनी है? कर्वेचर सेंटर से पोल की डिस्टेंस ये होती है कर्वेचर रेडियस, वक्रता त्रिज्या R, तो दैट इंप्लाइज R का मान बराबर आ गया साहब किसके? 2F के। और ये संबंध होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में, R और F में, यही हमें निकालना था। ये आपका पहला डेरिवेशन खत्म होता है, एकदम इजी है, दोनों ट्राइंगल को फोकस करके चलना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। अगला जो डेरिवेशन आता है वो आती है हमारे पास में मिरर इक्वेशन। अगला डेरिवेशन देखेंगे हम मिरर इक्वेशन का, वो देखना है हमें दर्पण समीकरण। और दर्पण समीकरण भी बहुत ही साधारण सा डेरिवेशन है, एक दर्पण लेना है, वही सेम टू सेम, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस पॉइंट F, ये कर्वेचर सेंटर C, और ऑब्जेक्ट को पुट किया मैंने यहां पे। एक प्रकाश की किरण कुछ ऐसे आई, फोकस पॉइंट से होकर के निकल गई, एक प्रकाश की किरण कुछ ऐसे आई और वो यहां से होकर के निकल गई।
वो कुछ ऐसे यहां से होकर के निकल गई और यहां पे आपकी इमेज बन गई। ये है ऑब्जेक्ट ए बी और ये बन गई इमेज ए डैश बी डैश। ये करना है आपको। तो अब कर्वेचर सेंटर से होकर के जाने वाली लाइट रे है वो सीधी इधर ही आएगी वापस। कर्वेचर सेंटर को थोड़ा ऐसे बनाना है कि लाइट रे इसी पॉइंट से निकले। तो मैं थोड़ा सा इधर खिसका देता हूं इसको और ये लीजिए, ये बन गया हमारा डायग्राम। इस पॉइंट को नाम हमें देना है सी। ये एक प्रकाश की किरण, ये दूसरी, ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड। ठीक है सर। अब थोड़ा आपको लग रहा होगा लेकिन तीन प्रकाश की किरणें हैं, एक समांतर आई प्रिंसिपल एक्सिस के और ऐसे निकल गई फोकस पॉइंट से, एक पोल पे गई, जितने एंगल पे गई उतने एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गई, तीसरी कर्वेचर सेंटर से जाती है और वापस कर्वेचर सेंटर से ही आ जाती है। ये ऐसे ही जाएगी और ऐसे ही आएगी। ये तीन लाइट रे लेनी है आपको। तो इसमें यहां पे इमेज बन गई आपकी ए डैश बी डैश। अब आपको दर्पण समीकरण बनाना है, लेकिन उससे पहले एक चीज ये देखनी है कि जो वस्तु की दूरी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, उसे लिखेंगे हम यू से। जो इमेज की डिस्टेंस है, प्रतिबिंब की दूरी, उसे लिखेंगे हम बी से। जो कर्वेचर सेंटर और पोल, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है, इसे लिखते हैं हम वक्रता त्रिज्या आर से। और फोकस पॉइंट और पी के बीच की दूरी को लिखते हैं हम फोकस दूरी एफ से। अब आपको इसका डेरिवेशन करना है, मिरर इक्वेशन बनानी है। मिरर इक्वेशन होती क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये होती है मिरर इक्वेशन। इस फॉर्मूले को हमें डेराइव करना है। तो हम देखिए सबसे पहले एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी और इसी के साथ में दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ए डैश बी डैश सी। ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी और ये दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर, समरूप जिसे कहते हैं। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इधर देख लीजिए, ये कुछ ऐसे हैं। ये तो है हमारा ए बी, ये जहां पे कट कर रहे हैं ये पॉइंट है सी, इधर ए डैश बी डैश। तो ये दोनों ट्राइंगल लिए, ये दोनों एक जैसे हैं दिखने में। यदि हम इसको घुमा के ऐसे रखेंगे तो दोनों एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे हैं तो इनकी जो साथ वाली साइड है, साथ वाली भुजाएं हैं, वो एक दूसरे के समान अनुपात में चलेंगी। तो ए बी साइड का रेशियो लेंगे हम ए डैश बी डैश के साथ में। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, एक चीज ध्यान रखनी है कि ट्राइंगल के अंदर साइड है 3 और हमारे डेरिवेशन में काम में आने वाली साइड है बस 2। वो 2 कौन कौन सी लेनी है? एक तो ये ले ली इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। दूसरी साइड कौन सी लेनी है? ये तिरछी वाली लें या फिर ये क्षैतिज वाली, हॉरिजॉन्टल वाली लें? तो आपको पता है कि हमें जो डिस्टेंस पता है वो हॉरिजॉन्टल वाली पता है बस। तो आपको ये जो लेनी है साइड, ये भी हॉरिजॉन्टल वाली लेनी है। तो एबीसी ट्राइंगल में आपको साइड लेनी है बीसी और ए डैश बी डैश ट्राइंगल में साइड लेनी है आपको बी डैश से। दिस इज इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्राइंगल का सेट कहां से लेना है? तो दूसरा त्रिभुज का जो सेट है वो ये लेना है ए बी पी, ये वाला पूरा ट्राइंगल ए बी पी। और ये सिमिलर है कौन से ट्राइंगल के? तो नीचे दूसरा ट्राइंगल लेना है आपको ए डैश बी डैश पी, ये नीचे वाला ए डैश बी डैश पी। और इनमें सिमिलरिटी लगाने के बाद में इनकी जब साइड्स को हम एक दूसरे के समान अनुपात में रखते हैं तो कैसे लिखेंगे? ए बी के अनुपात में तो हो गया इधर से ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बीपी। देखना बी से लेकर पी तक हॉरिजॉन्टल वाली लेनी है, क्षैतिज वाली, ये तिरछी वालियों पे नहीं जाना कि ये ले लें ये ले लेना। तो यहां से हो गई बीपी और उसके साथ में ये हो जाएगी बी डैश पी, बीपी अपॉन बी डैश पी। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां देखना इक्वेशन 1 और 2 से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो इधर ये दोनों जब सेम है तो इधर वाले पार्ट्स भी सेम होंगे, मतलब बीसी अपॉन बी डैश सी बराबर होगा बीपी अपॉन बी डैश पी के। अब हमें इनकी डिस्टेंस पुट करनी है साहब। बीसी की दूरी कितनी है? बी से लेकर सी तक की दूरी, ये वाली दूरी हमें पता नहीं है, तो कैसे निकालें? तो बी से लेकर पी तक पूरी डिस्टेंस ले लो और उसमें से माइनस कर दो सी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस को, तो बचेगी बीसी।
क्या कर रहा हूं मैं, मुझे BC चाहिए, मैंने B से P तक की डिस्टेंस ली और P से C तक की को माइनस कर दिया उसमें से, तो बच गई BC। P से लेकर C तक की डिस्टेंस को माइनस कर दिया अपॉन B डैश C, B डैश से लेकर और C तक की डिस्टेंस ये वाली, ये चाहिए मुझे, ये पता नहीं है, ये कहीं भी पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम, C से लेकर के P तक की डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे B डैश से लेकर के P तक की डिस्टेंस को। ध्यान देना क्या किया है, मुझे चाहिए ये CB डैश, तो P से लेकर C तक पूरी डिस्टेंस ली, उसमें से हटा दिया हमने P से लेकर B डैश तक की डिस्टेंस को, तो बच गई B डैश C इज इक्वल टू B से लेकर P तक की डिस्टेंस, B से लेकर P तक की डिस्टेंस है मेरे पास में कितनी है, B डैश P की डिस्टेंस, B डैश से लेकर P तक की डिस्टेंस है मेरे पास में कितनी है, क्लियर है, तो ये वैल्यू सीधे रखनी है हमें, BP अपॉन B डैश P। अब वैल्यू पुट करते हैं, BP की दूरी कितनी है, B से लेकर P तक की दूरी ये रही, वस्तु की दूरी U, P से लेकर C तक की दूरी, P से लेकर के C तक की दूरी ये रही, कहां गई, कर्वेचर रेडियस R, अपॉन C से लेकर P तक की दूरी, C से P तक वही R, माइनस B डैश P, B डैश से लेकर P तक की दूरी, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है हमारे पास में B, इज इक्वल टू B से लेकर P तक की डिस्टेंस, B से लेकर P तक वही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U, और B डैश P इमेज की डिस्टेंस B। R की वैल्यू अभी हम पढ़ चुके हैं, R की वैल्यू होती है 2f, क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारा मिरर इक्वेशन है, दर्पण समीकरण, उसमें R आ ही नहीं रहा है, वहां तो f है, U है और B है, तो R को तो वैसे ही नहीं चाहिए हमें, तो R को हटाना है, f लाना है, तो R की वैल्यू पुट करनी है किसके बराबर, 2f के, अभी हमने मिरर इक्वेशन में देखा था, तो U माइनस R की वैल्यू पुट कर देंगे हम 2f अपॉन R की वैल्यू 2f माइनस V की वैल्यू एज इट इज इक्वल टू U अपॉन B, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, B को पहले U से मल्टीप्लाई करेंगे, U इंटू V माइनस 2f को V से करेंगे तो 2VF इज इक्वल टू U इधर पहले 2f से होगा 2UF माइनस U को B से करेंगे तो U इंटू V, ट्रांसपोज कर लेना है साहब, ये माइनस वाला उधर ले गए हम, इज इक्वल टू उधर पहले से 2UF है, माइनस के 2BF को उधर लेके जाएंगे, ये हो गया प्लस का 2VF, और माइनस का UB इधर आएगा, प्लस हो जाएगा ये वाला UB और ये वाला UB जोड़ के हो गए 2UB, और पूरी इक्वेशन में UBF का भाग दे दो, UBF से डिवाइड कर दो, अपना काम हो जाएगा, और एक 2 से भी कर दें, 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल, U से U कैंसिल, B से B कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे बच गया F, ऐसे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, U से U कैंसिल, F से F कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे बच गया B, प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल, B से B, F से F, नीचे बच गया U, और यही हमारी मिरर इक्वेशन है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये हो जाती है हमारे पास में मिरर इक्वेशन, दर्पण समीकरण। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है हमारे पास में वो है इसमें आवर्धन का, कि मैग्निफिकेशन कितना होना है, वस्तु कितनी बड़ी दिखाई देनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहां से देखेंगे इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले में आवर्धन होता क्या है, एम मैग्निफिकेशन, सबसे पहली चीज तो कि है क्या ये, तो ये होती है साहब प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज बटे वस्तु की या बिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एम इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई ये रही बी डैश ए डैश, जिसको अपन लिख देते हैं एच डैश से, तो ये तो होगी एच डैश अपॉन बिंब की ऊंचाई ये रही ऑब्जेक्ट एच, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच की वैल्यू, तो अभी हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, ये रहा इक्वेशन नंबर 2 में, AB की हाइट, AB की हाइट किसके इक्वल है, BP के इक्वल, तो एच डैश अपॉन एच को लिख सकते हैं हम BP अपॉन, और नीचे ए डैश बी डैश की हाइट थी B डैश P के इक्वल, तो M इज इक्वल टू आ गया एच डैश अपॉन एच बराबर BP की दूरी, B से P की दूरी है U अपॉन B डैश P की डिस्टेंस है B। लेकिन एक खास बात है कि इसमें हम देखेंगे, जब हम इसमें अपन चिन्ह परिपाटी देखते हैं, साइन देखते हैं इनके, तो साइन क्या देखेंगे कि जब प्रिंसिपल एक्सिस से हम ऊपर की ओर जाते हैं
तो हम प्लस का सिंबल यूज करते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आते हैं, मुख्य अक्ष से नीचे, तो माइनस। तो आप देखेंगे कि एच डैश कहां है साहब, ये नीचे की तरफ है, तो क्या यूज करेंगे, माइनस, और एच ऊपर की तरफ है तो क्या यूज करेंगे, प्लस। तो जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव आता है कुछ ऐसे, माइनस एच डैश अपॉन एच या फिर माइनस यू अपॉन वी। ये मैग्निफिकेशन होता है, आवर्धन होता है दर्पण के लिए। और यहां पर आकर के आपकी जो पहली फिनोमेनन थी, पहली घटना परावर्तन वाली, वो खत्म हो जाती है।